Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the topic jute textiles of class 10 geography chapter number 6. So last वीडियो में हमने कॉटन टेक्सटाइल्स के बारे में पढ़ा था और उसके बारे में हमने जाना कि किस तरीके से जो कॉटन टेक्सटाइल्स हैं वो हमारी इकोनॉमी में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, ठीक है। और कहाँ कहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल जो हैं वो ज़्यादा बनाई जाती हैं, वीविंग कैसे पूरे देश में होती है, तो इस तरीके की बातें हमने लास्ट वीडियो में की। अब वैसे ही कुछ चीज़ें जो हैं हम जूट के लिए डिस्कस करने वाले हैं कि जूट टेक्सटाइल्स कैसी हैं, कहाँ कहाँ पे हमारे देश में बनती हैं। तो बेसिकली इनका ओवरव्यू हम देखने वाले हैं। India is the largest producer of raw jute and jute goods and stands at second place as an exporter after बांग्लादेश। इंडिया जो है रॉ जूट का मतलब कि जो जूट की खेती होती है ना, तो जूट की खेती से जो प्रोडक्ट निकलता है उसे हम क्या करें, रॉ जूट, क्योंकि वो कच्चा है, अभी उसमें हमने कुछ प्रोसेसिंग नहीं की है ना। तो इंडिया जो है वो रॉ जूट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है दुनिया में। जूट के साथ साथ हम जूट के गुड्स के मामले में भी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ठीक है। तो जूट प्रोड्यूस करना और जूट के गुड्स प्रोड्यूस करना, इन दोनों में ही हम सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं पूरे वर्ल्ड में। बट एक्सपोर्ट करने के मामले में हम सेकंड नंबर पे आते हैं। मतलब कि हम क्या करते हैं, हम बहुत ज़्यादा मात्रा में गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, जूट और जूट के गुड्स जो हैं प्रोड्यूस करते हैं, बट उसका बड़ा हिस्सा हम खुद ही कंज्यूम कर लेते हैं और बहुत कम ऐसा हिस्सा है जो कि हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे आता है एक्सपोर्ट के मामले में बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है अपने देश से, मतलब बांग्लादेश अपने देश से दूसरे देशों में काफ़ी बड़ी मात्रा में जूट के जो गुड्स हैं उनको बेचता है। बट वहीं अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है बांग्लादेश के बाद आता है एक्सपोर्ट में, ठीक है। प्रोड्यूसर हम हैं लार्जेस्ट, बट एक्सपोर्टर हम सेकंड नंबर पे हैं। मोस्ट ऑफ दी मिल्स आर लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। जूट की जो मिल्स हैं, मतलब जहाँ पे कच्चे जूट से जूट के कपड़े, जूट के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, उसको प्रोसेस किया जाता है, तो ऐसी जो मिल्स हैं वो ज़्यादातर वेस्ट बंगाल में पाई जाएंगी, वेस्ट बंगाल में लोकेटेड हैं, मेनली अलोंग द बैंक्स ऑफ हुगली रिवर इन अ नैरो बेल्ट। और वेस्ट बंगाल में भी कहाँ पे, ज़्यादातर वो हुगली रिवर के पास पाई जाती हैं, नैरो बेल्ट में। मतलब कि एक तरीके से एक ऐसा हिस्सा है हुगली रिवर के पास जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आपको एक साथ बहुत सारी जूट मिल्स देखने मिलेंगी। अब यहाँ पे एक तरीके से कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं जूट मिल्स से रिलेटेड। द फर्स्ट जूट मिल वॉज सेटअप नियर कोलकाता इन 1855 एट रिशिरा। तो हमारे देश में पहली जो जूट मिल स्टैब्लिश हुई थी वो रिशिरा पे हुई थी। रिशिरा कहाँ है? कोलकाता में एक जगह है। और कोलकाता कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। तो वेस्ट बंगाल में जो रिशिरा जगह है वहाँ पे सबसे पहले 1855 में जूट मिल सेटअप हुई थी। After partition in 1947, the jute mills remained in India, but three-fourths of the jute producing area went to Bangladesh, erstwhile East Pakistan. तो क्या हुआ कि 1947 के टाइम पे जब पार्टीशन हुआ, तो देखो आपको ये पता होगा कि भाई शुरुआत में 1947 में जब विभाजन हुआ, जब पार्टीशन हुआ, इंडिया और पाकिस्तान का हुआ था। मतलब हमारे देश से दो देश बने थे, एक तो ये हमारा इंडिया था और इंडिया से कट के अलग हुआ था ये पाकिस्तान। तो एक पाकिस्तान का टुकड़ा यहाँ पे था और एक पाकिस्तान का टुकड़ा यहाँ था, मतलब ये दोनों ही पाकिस्तान थे। तो मतलब कि इंडिया से मतलब पाकिस्तान तो बना, बट पाकिस्तान के दो टुकड़े थे अलग अलग। एक पाकिस्तान का टुकड़ा इस तरफ था वेस्ट में और एक पाकिस्तान का टुकड़ा ये था ईस्ट में। इसको ईस्टर्न पाकिस्तान कहते थे। देखोगे आप यहाँ पे लिखा है अर्स्टवाइल ईस्ट पाकिस्तान, तो मतलब उस दौर पे इसको ईस्ट पाकिस्तान कहते थे, जो आज का बांग्लादेश है। पार्टीशन के टाइम पे ये बांग्लादेश नहीं था, ये पाकिस्तान था, ईस्ट पाकिस्तान था। और ईस्ट पाकिस्तान भी कोई अलग देश नहीं था, इसको वेस्ट पाकिस्तान, इसको ईस्ट पाकिस्तान, और ये दोनों एक ही हैं, ठीक है। ये दोनों एक ही देश थे पहले, भले ही जगह थोड़ी अलग अलग है, बट ये दोनों एक ही हिस्से थे, एक ही मतलब देश थे पाकिस्तान, ठीक है। बट बाद में क्या हुआ, पाकिस्तान की और इस ईस्ट पाकिस्तान की, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान में लड़ाई हुई और इस लड़ाई में फिर पाकिस्तान का भी विभाजन हो गया, ठीक है। फिर ये जो पाकिस्तान था उससे बांग्लादेश अलग हो गया, तो ईस्ट पाकिस्तान क्या बन गया, बांग्लादेश, और ये एक अलग देश बन गया। तो वही यहाँ पे बताया हुआ है। तो जब पार्टीशन हुआ और ये पाकिस्तान जब यहाँ से अलग हुआ, या अभी इजी करने के लिए मैं बोल दूं कि जब ये बांग्लादेश वाला हिस्सा यहाँ से अलग हुआ, तो क्या हुआ कि ये पूरा बंगाल था उस टाइम पे, ये पूरा क्या था, बंगाल था, है ना।
अब हम इसको, अब हमारे देश में जो बंगाल है उसको हम वेस्ट बंगाल क्यों कहते हैं? टेक्निकली तो यहाँ पे जो बंगाल है, ये जो बंगाल है वो टेक्निकली इंडिया के तो ईस्ट में है, ये तो ईस्टर्न डायरेक्शन है, ये वेस्टर्न है, तो हम इसको वेस्ट बंगाल क्यों कहते हैं जब ये ईस्ट में पड़ता है? तो रीजन इसका ये है क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये जो पूरा बंगाल है, यहाँ से ये पूरा बंगाल है और ये बांग्लादेश वाला इलाका भी, ठीक है। अब इसको अगर आप बीच से काट दो, ठीक है, ये जो बीच की लाइन है अगर इससे आप काट दो तो ये वाला क्या बन जाएगा? बांग्लादेश वाला हिस्सा ईस्ट बंगाल बन जाएगा और हमारे वाला जो हिस्सा है वो वेस्ट बंगाल बन जाएगा, अगर आप सिर्फ इतने हिस्से में देखो। इसीलिए हमारे देश में जो बंगाल है उसे वेस्ट बंगाल कहते हैं क्योंकि वो पूरे बंगाल का वेस्टर्न हिस्सा है, ठीक है। चलो, ये खैर ऐसी बातें हैं जो इसमें नहीं डिस्कस की हुई, थोड़ी सी एक्स्ट्रा है, बट स्टिल अगर डिस्कशन हो रही है तो थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा बातें मैं बता दे रही हूँ। हाँ, तो हम कहाँ थे? हम थे जूट मिल्स पे। अब जब ये विभाजन हुआ तो पूरे बंगाल में जूट मिल्स थी, है ना, और जूट की प्रोडक्शन होती थी, जूट की खेती होती थी। बट जब विभाजन हुआ तो जो ज्यादातर जूट मिल थी वो तो वेस्ट बंगाल में रह गई, इंडिया वाले हिस्से में। बट ज्यादातर जो जूट प्रोड्यूसिंग एरिया है, मतलब जो खेती है, वो ज्यादातर बांग्लादेश वाले हिस्से में चली गई। तो 3/4, मतलब 3/4 हिस्सा जो है खेती का, जूट की खेती का, वो किसके पास चला गया? बांग्लादेश के पास चला गया, ठीक है। और हमारे पास कम रह गया, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ खेती का 1/4 हिस्सा रह गया, ठीक है। और वहीं अगर मिल्स की बात करें तो मिल्स तो ज्यादातर हमारे हिस्से में थी, बट जो प्रोडक्शन है, जो खेती है जूट की, वो ज्यादातर बांग्लादेश वाले हिस्से में चली गई। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर लोकेशन इन द हुगली बेसिन आर, अभी हमने जस्ट पढ़ा कि ज्यादातर जो मिल्स हैं, जो जूट प्रोड्यूसिंग मिल्स हैं, वो कहाँ पे हैं? वो हुगली रिवर के पास है। तो ऐसा क्यों है? रीजन क्या है हुगली रिवर के पास कॉन्सेंट्रेशन का? तो ज्यादातर उसके रीजन क्या है? प्रॉक्सिमिटी ऑफ द जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज, हुगली रिवर के आसपास क्या है? जूट काफी ज्यादा मात्रा में उगाया जाता है, ठीक है। तो एक रीजन ये हो गया कि हुगली रिवर जो है वो ऐसे इलाकों से ज्यादा पास में है जहां पे जूट उगता है। इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट, अब देखो रिवर है तो रिवर के थ्रू इजीली वाटर ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, एक जगह से दूसरी जगह पे नदी के थ्रू सामान को पहुंचाया जा सकता है। सपोर्टेड बाय अ गुड नेटवर्क ऑफ रेलवेज, अब जो ये पूरा एरिया है बंगाल का, कोलकाता वाला एरिया, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे काफी अच्छी मात्रा में रेलवे कनेक्टिविटी है, अच्छे तरीके से रोडवेज एंड रेलवेज जो है डेवलप्ड है, ठीक है। तो roadways and waterways to facilitate movement of raw material to the mills, abundant water for processing raw jute, cheap labor from West Bengal and adjoining states of Bihar, Odisha and उत्तर प्रदेश। तो एक तो अभी हमने बात की कि भाई रीजन क्या है कि जो जूट प्रोड्यूसिंग एरिया है उनसे ज्यादा करीब है हुगली बेसिन। दूसरा क्या है कि भाई यहाँ पे रेलवे का नेटवर्क काफी अच्छा है। तीसरा क्या है कि यहाँ पे रोडवेज भी काफी अच्छे हैं, जो रोड की कनेक्टिविटी है वो भी अच्छी है, वाटरवेज काफी अच्छे हैं। और इस रोडवेज एंड वाटरवेज की वजह से क्या है, रॉ मटेरियल जो है वो इजीली खेती वाले जगहों से, जहाँ पे उग रहा है वहां से मिल्स तक इजीली आ पाता है। ये जो पूरा ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क है, उसकी वजह से इजीली मिल्स से, सॉरी, जो वीट प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं, जो जहाँ पे खेती हो रही है, सॉरी वीट प्रोड्यूसिंग नहीं, जो जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं जहाँ पे खेती हो रही है, वहां से काफी इजीली वाटरवेज के थ्रू, रोडवेज के थ्रू जूट जो है वो मिल्स तक पहुंचाया जा सकता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? अबेंडेंट ऑफ वाटर है। अब देखो नदी है पास में, समुद्र है, तो इसकी वजह से क्या है कि जब हमें जूट की प्रोसेसिंग करनी होती है, जब हमें जूट को प्रोसेस करके उसे धागा बनाना होता है, उससे रोप्स बनानी होती है, उससे गुड्स बनाने होते हैं, तो क्या होता है कि पानी की जरूरत पड़ती है काफी ज्यादा मात्रा में। तो नदी है और नदी से हम पानी की जितनी भी जरूरतें हैं वो पूरा कर सकते हैं। यहाँ पे लेबर काफी चीप मिल जाता है इस इलाके पे, और कोलकाता से या बंगाल से जो लेबर है वो तो मिलता ही मिलता है, बट उसके साथ साथ आसपास वाली जो स्टेट्स हैं, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, उनके जो लेबर हैं वो भी हुगली में आते हैं और जूट मिल्स में काम करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें मार्केट की, कहीं पे भी अगर हमें कोई फैक्ट्री सेटअप करनी है, कोई इंडस्ट्री लगानी है, तो हमें मार्केट को बहुत ज्यादा ध्यान में रखना पड़ता है कि अगर हम प्रोडक्ट बनाएंगे तो क्या वो इजीली हम बेच पाएंगे उसको मार्केट में। तो कोलकाता जो है वो काफी इंपॉर्टेंट अर्बन सेंटर है जो कि मार्केट प्रोवाइड करता है कि वहां पे इजीली गुड्स वगैरह बेचे जा सकते हैं, प्लस जो दूसरी सर्विसेज हैं, बैंकिंग, इंश्योरेंस, पोर्ट फैसिलिटीज, ये सब भी प्रोवाइड होती हैं।
और कोलकाता आपको जैसा कि पता होगा कि वो कोस्टल इलाका है, वहाँ पे समुद्र है, तो वहाँ पे काफ़ी सारे पोर्ट्स वगैरह हैं। और पोर्ट क्या करते हैं, उनके थ्रू सामान आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पे पहुँचाया जा सकता है। अगर हमें एक्सपोर्ट करना है, हमारे जो गुड्स हैं जूट के, अगर वो हमें एक्सपोर्ट करने हैं तो वो पोर्ट फैसिलिटी जो कि कोलकाता में मिलती हैं उसके थ्रू हम कर सकते हैं। तो इन सभी वजहों से जो हुगली बेसिन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट सेंटर है जूट मिल्स के लिए।